एनी गैस? ओके, और कोई गैस? ये हमने पढ़ा है। देखिए, द वैलिडिटी टेस्ट, वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी जो होती है कि हम वही मेजर कर रहे हैं जो कि हम इंटेंटेड टू मेजर, मेजरिंग व्हाट वी आर इंटेंटेड टू मेजर। जिस चीज को हम मेजर करना चाह रहे हैं हम उसकी को मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये वैलिडिटी हो जाती है। मैंने इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपका एप्टीट्यूड करना है या एप्टीट्यूड जीके करना है आपको, तो जीके का करना, टेस्ट करना है, तो मैं आपसे जीके का क्वेश्चन पूछूं तभी तो वैलिड कहलाएगा। अब जीके में मैं साइंस के कोई क्वेश्चन डाल दूं, हायर साइंस के, तो वो इनवैलिड चीज हो जाएगी। नेट का पेपर है आपका, आपका मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, आपको मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर वो मैथ्स से रिलेटेड मतलब या चलो म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, हिस्ट्री एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से पूछ लें, तो कहाँ तक वैलिड रहेगा वो? मैंने मतलब बहुत अच्छे से समझाया इसको आपको, है ना? ऑन द अदर हैंड रिलायबिलिटी किसकी होती है? रिलायबल पर्सन कौन होता है? रिलायबल पर्सन किसको मानते हैं हम? कंसिस्टेंसी हो जिसमें। ये हमने सब, हाँ तो, हाँ वही है, ये हम उसको बार जितनी बार मेजर करें, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि मैंने अभी मेजर किया वो सेम रिजल्ट दे, क्या दे सेम रिजल्ट? टूल या इंस्ट्रूमेंट, है ना? जो इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी मेजर किया, मैंने 10 फीट नापा, ठीक है, 1 घंटे बाद या 10 दिन बाद उसी में टेप से फिर एक चीज नापी, तो भी 10 फीट ही नापे, ऐसा ना हो कि उसकी वेरिएशन हो जाए। मेरे पास एक थर्मोमीटर है, मैंने आज उससे मेजर किया, उसने बताया कि इसका तापमान 33 डिग्री है, सेल्सियस है ना? नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं उसको रिपीट करूं तो वो 33 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई सेम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बताए। ये क्या है? रिलायबिलिटी है। किसकी रिलायबिलिटी है? इंस्ट्रूमेंट या टूल की जो आप यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा बताया आपको। हाँ, वैसी बात है। वैलिडिटी, वैलिडिटी हम जो देखते हैं, है ना, वो हम ये देखते हैं कि जो हम मेजर कर रहे हैं वो मेजर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इंटरनल, एक्सटर्नल में उसको हम जनरलाइजेशन कर सकें। ठीक है, ओके, और कोई आंसर किसी का? और किसी का कुछ आंसर है? ठीक है, देखिए इन टर्म को हम एक बार देख लेते हैं, है ना? सी है आंसर आपका ना? ठीक है, आंसर तो आपका सही है। होता क्या है? हाँ, तो सी के नाम एक एक होगा फोर्थ, जो कैटेगराइजेशन होता है, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया है। कंटेंट एनालिसिस में होता है, हम लोग कैटेगरीज का बनाते हैं। कैटेगरीज कैसे? जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो जस्ट आपको सिंपल मैं आपको एक न्यूज़पेपर पकड़ा दूं, इसमें से आपको बोल दूं कि इसमें किस टाइप की न्यूज़ है, कौन कौन सी टाइप की न्यूज़ है, तो आप कैटेगरी बना देंगे। एक हो जाएगा जो प्योरली पॉलिटिकल न्यूज़ है ना? एक करंट अफेयर है, इंटरनेशनल न्यूज़ है ना? इंटरनेशनल न्यूज़ है, फिर नेशनल न्यूज़ है, कुछ रीजनल न्यूज़ होंगी, है ना? उसमें भी एंटरटेनमेंट,
म्यूजिक, क्या बोलते हैं, डिफेंस, है ना, बिजनेस, ना, तो इतनी सारी बहुत सारी आप उसमें कैटेगरीज बना सकते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं उसमें। ठीक है। फिर होगा बी का थर्ड, थिक डिस्क्रिप्शन। क्या होता है कि आप जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन में इसका यूज करते हैं। कैसे कि आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको जो आप उसका जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, है ना, कोई भी चीज का आपने कोई चीज ऑब्जर्व की, ठीक है, और उससे आप कुछ इन्फेरेंस निकाल रहे हैं, कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आप करते हैं, जो रिसर्चर का होता है, ठीक है। तो उसको आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ठीक है, और आप वो पॉइंट ऑफ व्यू को आप लिखेंगे उसके बारे में, जैसे आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी, है ना। ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा था, इसमें क्या करता है रिसर्चर, जो टारगेट ग्रुप है या फिर टारगेट ऑडियंस है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कहीं किसी कम्युनिटी में जाकर रहने लगे, है ना, उनके जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको ऑब्जर्व करके कुछ उनसे आप क्या है उसको उनसे कुछ एक हिसाब से कंक्लूजन निकालें आप उसमें से, ठीक है, या आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप क्या देखना चाह रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करना है, वो थिक डिस्क्रिप्शन कहलाता है, कि आपने ये ऑब्जर्व किया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं, है ना, और बच्चों में आप ये देख रहे हैं कि उनको स्टेज फियर है कि नहीं है, ठीक है, आपको इतना सा ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो आप एज ए जज बैठे हैं सॉरी, तो एज ए जज बैठे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे बच्चों में कुछ चीजें जो है उनको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे अगर वो मंच में जाके घबरा रहा है, खड़े होने पे स्टेज पे जाके खड़ा घबरा रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं, उसको पसीना आ रहा है, ठीक है, वो अपने पैर हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि इसको स्टेज फियर है, ठीक है। तो हमने कौन से जो चीजें ऑब्जर्व करी, ठीक है, कि हमने जो पॉइंट मैंने बताया आपको, ठीक है, कि इन चीजों से हम स्ट्रेस फियर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम चीजों को देखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ऐसे चीजें हो रही है, इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज करना है, इसको थिक डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल ना, सी का थर्ड, सॉरी सी का फर्स्ट है ना। तो ये क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, सर्वे डिजाइन में हम यूज करते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं कि वो वेरिएबल होते हैं जो कि डायरेक्टली मतलब आपको दो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल से बताता हूँ, कुछ समझ में आएगा कि कोई चीज हमको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो पाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बिहेवियर, आपका मुझे बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बिहेवियर क्या है, एक हायर कॉन्सेप्ट है या हायर कंसेप्ट कह सकते हैं, वो है, वो डायरेक्टली मेजर नहीं होता है ना। तो उसके लिए हम एटीट्यूड नापते हैं उसका, ठीक है। परसीव बिहेवियर कंट्रोल, चलो इतना डीप नहीं जाता, बहुत और इजी एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रिचनेस लिख लो, ठीक है, रिचनेस आपको मेजर करनी है, ये एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो रिचनेस आपको मेजर करनी है कि ये कितना अमीर है। तो अमीर के लिए हम कैसे मेजर करेंगे उसको, कि वो क्या क्या चीज पोजेस करता है उसमें, है ना, क्या क्या चीज ओन करता है। जैसे एक बहुत एक्सपेंसिव कार, स्पोर्ट कार अगर उसके पास है, ठीक है, उसकी लाइफ स्टाइल है, उसके पास कितना बड़ा घर है ना, कितने पॉश इलाके में है, उसके और ज्यादा प्राइवेट प्लान है क्या है, ठीक है। तो उसका कंपनी का कितना मार्केट कैप है, ऐसा सब, उसकी वेल्थ कितनी है ना। वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, अंदर जाएंगे जितना आप अंदर जाएंगे, मगर एक नॉर्मली आप बाय ऑब्जर्विंग आप ये चीज देख सकते हैं कि उसके पास क्या है। तो ये जो चीज बता रहा हूँ ना, जैसे उसके पास स्पोर्ट कार है, घर, एक इंटरवीन वेरिएबल हो रहे हैं, है ना। हम मेजर क्या करना चाह रहे हैं, उसकी रिचनेस मेजर करना चाह रहे हैं, मगर हम मेजर देख क्या रहे हैं, जो इंटरवीन वेरिएबल हैं, जो बीच के वेरिएबल कह सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व करके उन चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरवीन वेरिएबल हो जाते हैं, है ना। मेमोराइटिंग क्या होता है मेमोराइटिंग होता है जो ग्राउंडेड मेथड होती है, ग्राउंडेड मेथड जो होती है, ग्राउंडेड मेथड में जो मेथड होती है वो एक हिसाब से कह सकते हैं कि उसमें पैटर्न देखते हैं, है ना।
जैसे ये होती है, समझ लो बॉटम अप अप्रोच होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक हिसाब से पैटर्न देखते हैं। एक मिनट देना मुझे यार, मेरे को थोड़ी खांसी आ रही है। हाँ, ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो ग्राउंडेड में क्या है कि हम बॉटम अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच पढ़ी ना, इंडक्टिव डायरेक्टिव, इसमें इंडक्टिव अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं। हम पहले क्या पैटर्न देखते हैं कि उसमें किस टाइप का पैटर्न है, हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। उस जो वो कैसे पता चलेगा, तो मेमो राइटिंग करते हैं हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है, उसमें फिर हम उसको लिखेंगे कि इसमें ये चीज़ हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस, जो आपका डॉक्टर डायग्नोस करता है आपको, तो वो सीधा कंक्लूजन नहीं पता था कि आपके पास ये बीमारी है। वो आपका ब्रेस्ट प्रेशर देखेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, लिखेगा उसको इसके उसमें, तो वो जो लिख रहा है आप उसको मेमो समझिए। बहुत छोटे से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही बड़ी रिसर्च में भी करते हैं। तो उसने पहले आपको बीपी चेक किया, शुगर लेवल चेक किया, आपका लिपिड प्रोफाइल चेक की, आपके खून में क्या है, क्या कमी है ना। ये सारी चीज उसने लिखी, आपसे कुछ क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन पूछे, ठीक है। उस आधार पे वो एक डिसीजन में पहुंचता है कि आपको ये बीमारी है। तो यह ऐसे ही जो ग्राउंडेड मेथड होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं कि पहले ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि घटना में क्या हो रहा है ना, और क्या रीज़न है, पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर हम पैटर्न फाइंड आउट करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो ग्राउंडेड मेथड होती है। और जो हम लिख रहे हैं वो मेमो कहलाते हैं, है ना। मेमो आप वैसे भी आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो वो मेमो भी होते हैं कि हम चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन ग्राउंडेड मेथड में इसको यूज होता है, एक इंडक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, समझ में आया आपको सब जो मैंने पॉइंट बताए आपको? ओके। हाँ, ये ऑप्शन होगा अपने 8th 9th क्लास की मैथ्स में पढ़ी होगी तो ये आप बता पाएंगे, है ना। मैथ्स या फिजिक्स में भी बताते हैं, जैसे इस स्पीड और क्या बोल सकते हैं टाइम के बीच में होता है। सिंपल सी बात ये होती है कि मैं आपको ड्राइव करके बता देता हूँ, है ना। क्या होता है कि कोई अगर लीनियर है तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें ये पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। ऐसे ये फॉर एग्जांपल एक ही पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, ये चीज बढ़ रही है तो दोनों एक्सिस से भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, है ना, ए भी, इस एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, एक्स वाई कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो आप रखना चाहें। इस पे दोनों की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करके बनाएंगे आप तो 2 है। ऐसे ही लीनियर जो होता है इसमें पैटर्न होता है, ठीक है। हाँ, तो हाँ वैसे ही बन रहे हैं और मैंने इससे हम्म, 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 ओके। एक्सपेरिमेंटल, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती क्या है कि जिसमें हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली चेंज करते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है। और उसका जो चेंज करने जो इफेक्ट हो रहा है वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं कि वो कैसे चेंज हो रहा है उसके, और उसके चेंज होने से, ठीक है। तो कोई भी दो वेरिएबल ले लेंगे तो आप, एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट को हम वेरी करते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहता है इसलिए।
और उसका जो इफेक्ट है हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं ना। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहलाती है। यस, कंटेंट एनालिसिस में हम यूनिटाइजेशन करते हैं। हमने वो कंटेंट एनालिसिस पढ़ा भी रहा था, यूनिटाइजेशन, है ना। हम्म हम्म। यूनिटाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक साथ कंसोलिडेटिंग करते हैं हम मल्टीपल स्मॉल यूनिट रहती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी कैटेगरी को हम कर दें। अब जैसे हमको वही एग्जांपल है, न्यूज़पेपर का कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो बनाया, हमने यूनिट बनाई, फॉर एग्जांपल नेशनल और इंटरनेशनल बनाई, ठीक है। दो कैटेगरी बना दी कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ है इसमें और एक नेशनल न्यूज़ है। अब नेशनल न्यूज़ के अंडर भी हम बहुत जो बनाई है हमने, तो वो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है वो, है ना। जैसे रीजनल, हमारे यहाँ पर 30 के करीब स्टेट हैं, वहाँ की जितनी भी न्यूज़ आएंगी, है ना। नेशनल में बहुत सारी और चीज़ भी आती हैं, डिफेंस से रिलेटेड आती हैं कुछ नेशनल न्यूज़ में, है ना। लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड न्यूज़, कहीं किसी राज्य से रिलेटेड न्यूज़, है ना। तो ये सारी चीज़ों को मिला के, है ना, कंसोलिडेटेड फॉर्म में उसको करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे आप, मतलब इसको मैं समझाऊं कंटेंट एनालिसिस के उसमें से, तो ऐसा ऐसे आप बनाने लगे ना कैटेगरीज, तो बहुत सारी कैटेगरीज बनाते हैं हम स्टार्टिंग में, ठीक है। आप करेंगे कैटेगराइजेशन करेंगे, तो आपने इसमें ऐसी न्यूज़ आ रही है, इसमें ये आ रही है, इसमें ऐसी आ रही है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरी, लगभग 100 कैटेगरी बना दी। फिर क्या करते हैं हम उनका रिडक्शन करते हैं हिसाब से, कि बहुत सारी कैटेगरी हम ऐसी बना लेते हैं कि जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, या उनको एक कैटेगरी में हम बना रख सकते हैं, ठीक है। तो उनको कंपोस्ट कर करके हम फिर मुश्किल से 10 से 20 कैटेगरी को ही रखते हैं, ठीक है। जैसे हम रीजनल न्यूज़ को, है ना, हमने उसमें रख दिया। एंटरटेनमेंट में हमने फिल्म का, टेलीविजन का, रेडियो का, सबका एक साथ रख लिया। सेलिब्रिटी में एंटरटेनमेंट कर दिया। नहीं तो फिल्म में तो बहुत सारी फिल्म, मतलब एंटरटेनमेंट बहुत सारी चीजें आती हैं फिर, ठीक है। तो उसमें आप उसको एक ब्रॉडर कैटेगरी बना दी, या उसकी यूनिटाइजेशन कर दी, है ना। तो उसमें हम्म, हाँ, इसमें क्या करते हैं कि हाँ, हाँ वही कि हम जो, जैसे वेयर हाउस होती है ना, ठीक है। तो उसमें हम क्या है कि सारी चीजों को मिला के एक जगह पर रख देते हैं, है ना। है तो भाई अलग अलग यूनिट है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको, एंटरटेनमेंट कर लो आप, है ना। तो एंटरटेनमेंट भी उसकी अब सब पार्ट में जाए तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट, यूट्यूब से रिलेटेड जो सेलिब्रिटीज है, इंस्टाग्राम पे कोई सोशल है, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है ना, वो भी आ रहे हैं, उनकी भी न्यूज आ रही है, ठीक है। आज से 10 साल पहले देखते हो नहीं आती थी उनकी न्यूज, है ना, कोई था ही नहीं ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो अब वो एक ब्रॉडर जो टर्म है, वो एंटरटेनमेंट के अंदर कर दिया हमने, ठीक है। तो जो कैटेगरीज हम बहुत पहले क्या है, हम हमारा जो एरिया होता है जब रिसर्च करते हैं तो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। जैसे ही हम फिर उसको आगे करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सिमिलरिटी लगती है कि यार ये चीज तो इसमें आ सकती है, या दोनों चीजें हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कैटेगरी बना लेते हैं, तो वही यूनिटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उसको पैकेजिंग करके ना, अरेंज करके, ठीक है, या उनको जो स्मॉलर यूनिट है उसको लार्ज यूनिट में हम लार्ज यूनिट के अंडर डाल देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ के देना आंसर। ओके, और देख अच्छे से देख लो, थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये थोड़ा वो ट्रिकी लग रहा है।
ओके। और किसी को आंसर है? हाँ, आराम से। बी ही आंसर है शायद इसका, है ना? इसको हम देख लेते हैं। देखिए मीडिया कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ए का है इसमें थर्ड, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच मीडियम कीपिंग इन द व्यू इट्स कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच मीडियम कीपिंग इन अ व्यू। हर एक मीडियम है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ऑनलाइन, है ना, जितनी भी टाइप की मीडियम है आप, ठीक है, उनकी सबकी एक स्ट्रेंथ होती है, कुछ कुछ की वीकनेस हमने पढ़ा है, उनको जानते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। बी का फोर्थ है मीडिया रीच, ठीक है। तो मीडिया रीच क्या, परसेंटेज ऑफ पीपल कम्युनिकेशन इन मीडिया वेरियस सोशल इकोनॉमिक जो कैटेगरीज, SES मतलब SEC में सोशल इकोनॉमिक मान लीजिए कैटेगरीज एक्सेसिंग। तो हमने देखा कि मीडिया रीच में हम ये देखते हैं कितने लोगों तक पीछे लोग चीजें पहुंची हैं, ठीक है, उनका क्या सोशल बैकग्राउंड है ना, या उनका क्या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, उस आधार पे हम उसको करते हैं, मीडिया रीच को देखते हैं, ठीक है। फिर सी का है सेकेंड, मीडिया मेजरमेंट इनहेरेंस क्या है कि ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम फॉर एवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट ही इसमें कीवर्ड देखेंगे आप, मीडिया मेजरमेंट। तो इसमें क्या है, एक सिस्टम बना के रखते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है फॉर एवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव हुई कि नहीं, ठीक है, उसको देखते हैं। एंड द डी मार्केटिंग, इसमें तो डी का है फर्स्ट है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट सेल, ठीक है। तो मार्केटिंग मीडिया ऑब्वियस बात है हम सेल के लिए यूज करते हैं, इसके सब पार्ट्स बहुत सारे हमने देखे हैं, मार्केटिंग के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग मीडिया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट सेल, सेल के लिए हम यूज करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम मतलब ये टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, न्यूट्रल, हाँ रेशियो ही है, ठीक है। तो ये हमने जो है नेचर ऑफ मेजरमेंट है या लेवल ऑफ मेजरमेंट है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें हमने देखे हैं 4 टाइप के होते हैं ना। सबसे पहले होता है नॉमिनल, ठीक है, जिसमें हम लेवल देते हैं, है ना। नॉमिनल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इंटरवल स्केल होता है, इसमें इक्वल अपीयरिंग जो रहता है, उनका स्केल भी कहते हैं इसमें, कि इसमें जो इंटरवल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और जो रेशियो स्केल क्या होता है, सेम एज टू इंटरवल स्केल होता है, प्लस इसमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है,